हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी समकालीन भारत जो आपकी बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 की। पाठ का नाम है कृषि, है ना, एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की और हम सीधे आपको डायरेक्ट ले चलेंगे कि प्रश्नोत्तर पर। और आप जैसे ही वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो आपको इस लेसन से जो भी समस्याएं हैं वो आप देखेंगे कि पूरी सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेगी बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो भैया जब भी एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है ना तो उसको कहते हैं हम कौन सी, रोपण कृषि। तो इसमें जो ख ऑप्शन जो है ना आपका वो बिल्कुल सही है। ख ऑप्शन जो है इसमें आपका जो रोपण कृषि है वो बिल्कुल सही है, ख ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ख, रोपण कृषि। तो भैया आप और समझ लीजिए कि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि वो होती है जब हम एक मैदान से पेड़ पौधे छांट दें, वहाँ के काट दें, जमीन की सफाई कर दें और फिर वहाँ पर हम खेती करें और खेती करने के बाद उसको छोड़ दें, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, बागवानी मतलब जब हम फल फूल कंदमूल फल मसाले वगैरह जहाँ हम उगाते हैं, अंगूर सेब अनार संतरा, ये सब तो वहाँ बागवानी होती है। और गहन कृषि मतलब एक ही जगह पर एक साल में कई प्रकार की फसलें जब हम उगाते हैं, जैसे कि अगर हमने मटर काट ली तो फिर जैसे ही हमारा मटर के बाद हम सीधा क्या करते हैं, उसी जमीन पर गेहूं की फसल उगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो वो होती है गहन कृषि, याद रखना, जिसमें कम जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया इसमें जो रोपण कृषि है वो इसका सही उत्तर है। इनमें कौन सी रबी फसल है, रबी फसल भाई साहब कौन सी होती है, जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है, शीत ऋतु में, याद रखना। ठीक है, वो जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है वो होती है आपकी जायद की फसल, और जो बरसात ऋतु में उगाई जाती है वो होती है आपकी खरीफ की फसल। तो इसमें से आपकी रबी की फसल जो है वो है आपकी कौन सी, मैं बताऊं आपको, जो चने की फसल है ना, यानी ऑप्शन नंबर गा, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में कहा गया है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार मतलब जिसमें फली लगती हो, याद रखना, से मटर की फली होती है ना, उसमें दाने दाने निकलते हैं। तो इसमें कौन सी है जो एक फलीदार फसल है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है, इसमें इसका सही उत्तर है आपका, सही उत्तर आपका है दालें। पहला ऑप्शन जो है आपका, कि आपने दालों में देखा होगा, दालों की जितनी भी फसल आपने देखी होगी, चाहे वो अरहर हुआ, चाहे मूंग हुआ, चाहे उड़द हुई, चाहे सोयाबीन हुआ, है ना, इसमें जितने भी आप देखते हैं, इसमें जितने भी जो बीज होते हैं वो फलियों के अंदर रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका क्या, आपका सही ऑप्शन है दाल। और अगला है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, न्यूनतम सहायता मूल्य। तो आप न्यूनतम सहायता मूल्य आप समझिए क्या होता है। तो भैया न्यूनतम सहायता मूल्य यह होता है कि अगर आपने साल भर में फसल को उगाया, साल भर में आपने फसल उगाई, ठीक है, तो साल भर में आपको फसल उगाने से मेहनत करी आपने, फिर आपको उस फसल उगाने के बाद आपको प्रॉफिट हो, किसान को घाटा ना लग जाए, इसलिए सरकार एक निर्धारित मूल्य हर फसल का निर्धारित कर देती है कि भैया इससे नीचे यह फसल नहीं बिकने वाली। किसान खुद चाहे तो वो तो बेच दे, वो फ्री में भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे तो वो सरकार को यानी मंडियों में भी उस समर्थन मूल्य पर अपनी चीज को बेच सकता है, याद रखना। ज़्यादा कम पर तो बेच सकता है, लेकिन सरकार एक निर्धारित मूल्य जारी करती है, कम से कम उतने पर तो वो उसकी चीज़ जो है अगर कहीं दुकानदार नहीं खरीदता है तो सरकार ही खरीद लेती है, मतलब कि उसको घाटा नहीं होने वाला। ठीक है, वो दर दर नहीं भटकता है अपनी चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है, सरकार ही उससे खरीद लेती है। अब मित्रों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, दूसरे पर। और आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि 30 शब्दों में आपको इसके आंसर देना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पहले पर चलता हूं सीधा। पहला है कि एक पेय फल फसल का नाम बताना है। पेय फसल मतलब ऐसी फसल जिसको हम
पीने में यूज करते हैं, याद रखना। तो भैया ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम पीने में यूज करते हैं, जैसे चाय हुई, कॉफ़ी हुई, याद रखना। अब डायरेक्ट हम उसको क्या है, ये व्यापारिक फसलें हैं, इनसे क्या होता है, व्यापार होता है, चाय पत्ती बनती है जिससे हम पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। तो पेय फसल का नाम बताना है, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां भी बतानी है कि कैसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है भैया। तो देखिए मित्रों, चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ फसल है, तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाई जाती है। सुगम मतलब जो आसानी से, ढलवां क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, याद रखना, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती, ढलवां मतलब ढलान वाले क्षेत्रों में। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब चाय की खेती ऐसी जगह पर होती है जहाँ का मौसम कैसा होना चाहिए, नमी, उसके वहाँ के मौसम में नमी होनी चाहिए, है ना, ठंडक होनी चाहिए, उस वहाँ की जलवायु में नमी यानी पानी होना चाहिए। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों में विकास में सहायक होती है। इसीलिए चाय की जो खेती होती है, जैसे आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो होता है वहाँ पर चाय की खेती, नॉर्थ ईस्ट जो है, हिमालयी भाग यानी असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है नमी रहती है और बरसात भी अच्छी खासी हो जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है, यानी अग्रणी मतलब भारत में चाय जो टॉप कंट्रीज हैं जहाँ चाय उगाई जाती है, तो भारत भी उसमें शामिल है, याद रखना, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है। खाद्य फसल जो भैया हम खाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे देखा होगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप चाय सीधी खाते हैं क्या, नहीं खाते ना, वो तो फैक्ट्री में जाके उससे क्या बनती है, चाय पत्ती, फिर चाय पत्ती से चाय, और चाय से फिर हम उसको पीते हैं। उसी प्रकार जैसे सोयाबीन की फसल है, तो सोयाबीन को हम डायरेक्ट खा नहीं सकते ना, फैक्ट्री में जाती है, रिफाइन होती है, रिफाइन से उसका ऑयल निकलता है, ऑयल से सब्जी बनती है, हम खाते हैं। लेकिन खाद्य फसल में आपसे कहूँ गेहूँ, तो भैया गेहूँ को हम डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है आपको, है, और खाते भी हैं। आपने देखा होगा गेहूँ को घर पे लाएं और उसका सीधा आटा बना के और रोटी खाएं, तो खाद्य फसल है, ठीक है, याद रखना। तो ऐसी खाद्य फसल का नाम बताएं जहां यह पैदा की जाती है, उस क्षेत्र का विवरण दें। खेती यानी गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। तो सुनो, यहाँ से यह आंसर शुरू हो जाता है कि गेहूं, यहाँ से मैं आपको बताऊं उत्तर, यहाँ से यह आंसर शुरू हो जाता है, यहाँ से, ठीक है, कि गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, याद रखना। गेहूं जो भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, यह देश के और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। जैसे उत्तर पश्चिमी, जैसे मैं आपको एक इधर वो नक्शा बनाता हूँ इंडिया का, जैसे मान लीजिए ऐसा बना दिया मैंने नक्शा इंडिया का, तो उत्तर पश्चिम मतलब इस एरिया में जो है गेहूं की पैदावार ज़्यादा की जाती है, याद रखना है। इसमें एमपी भी इंक्लूड है, ठीक है, एमपी भी क्या है, इसमें इंक्लूड है। तो उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है देश में। गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है, गंगा सतलुज का मैदान, याद रखना, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो अपना मध्य प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं को पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो मतलब आप इसका 2 लाइन में भी आंसर दे सकते थे कि भैया सबसे प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं, और यह जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं को पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का लघु उत्तरीय में कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो भैया सरकार द्वारा भी तो ऐसा तो होता है कि सरकार हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ लोगों को सब्सिडी, सहायता या मतलब उनको उत्साहित करती है वो काम करने के लिए, तब तो लोग करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए सरकार किसानों को अगर सुविधाएं ना दे तो किसान उस काम को छोड़ के दूसरा काम करने लगे जिसमें उनको लाभ हो, याद रखना। तो फिर खेती नहीं होगी तो खाने के लिए हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, और जितना हम बाहर से आयात करेंगे
है ना, उतना ही हमारा देश जो है वो लॉस में होगा और जीडीपी गिरेगी, याद रखना। क्योंकि जो है हम अपनी करेंसी को बाहर भेज रहे हैं, ना कि बाहर की करेंसी को अपने इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, तो सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला है जूतों की चकबंदी, याद रखना, ठीक है। जमींदारी प्रथा की समाप्ति। जमींदारी प्रथा मतलब कि जैसे जमींदार जो होते थे गांव के साहूकार, वो लोगों से उनकी जमीन को हत्या कर उनसे ही फसल उगवाते थे और उनको कुछ हिस्सा दे देते थे और बाकी अपने पास रख लेते थे। किस एंगल से, कि यह जमीन जो है तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे गिरवी रखी है, इसलिए इसका जो है ब्याज और मूल अभी आपको चुकाना है जब तक ये जमीन मेरे पास ही रहेगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति। देश में, देश की आज़ादी के बाद एक क्रांति चली, हरित क्रांति, जिससे चावल और गेहूं की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को उत्साहित किया गया। तो उस हरित क्रांति के द्वारा अधिक उपज देने वाले बीजों को किसानों को प्रोवाइड कराया गया, जिससे कि अधिक उपज मतलब लोगों को अच्छी किस्म के बीज मिलें जिससे कि उनकी पैदावार ज़्यादा हो। फोर्थ है इसमें पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। तो ये कृषि में केवल एग्रीकल्चर जो है आपका, इसमें केवल ना केवल आपकी फसल उगाना ही नहीं बल्कि इसमें पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, इस तरह की चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। तो सरकार द्वारा आप जो भी लोग जो है पशुपालन करते हैं, यानी है ना, उनसे पूछें अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि सरकार द्वारा उनको भी कई ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिससे उनको प्रोत्साहन हो और दूध उत्पादन करने में उनको सहायता मिले, ठीक है। बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा, अब तो जानते हैं, यानी फसल बीमा। किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई, जिससे उनको कम ब्याज पर, है ना, कम दर पर जो है उनको ऋण दिया जा सके, ठीक है, जिससे वो अपना काम चालू कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है भैया कि जो किसान होते हैं वो साल भर तो कमाई नहीं करते लेकिन सीजन वाइज कमाई करते हैं। तो सीजन वाइज कमाई करते हैं, अगर उनको अभी जो है रबी की फसल उनको उगानी है तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, वो पैसा लेते हैं वो बैंकों से, उसके बाद जो है बैंक को क्रेडिट चुका देते हैं जब उनके पास पैसा आता है, ठीक है। अगला है कि किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की जाती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की जाती है और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। तो आपको ये पता है कि कृषि के अंतर्गत भूमि तो कम हो रही है क्योंकि भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। अब जगह जरूरी है, याद रखना, तो वो खेती बाड़ी की जगह में ही अपने मकान बनाने लगे हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो भैया इसके परिणामों की कल्पना हम कर सकते हैं। कैसे, सुनिए ध्यान से, कि भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है, ठीक है भैया, कृषि भूमि में कमी आ गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। दूसरा क्या है, भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों, जैसे भूमि पर ही जहाँ पर खेती होती थी अब उसी जगह पर कुछ और काम होने लगा, जैसे फैक्ट्री वगैरह या कुछ और भी, जैसे कुछ बहुत चीज़ें, भवन बन जाते हैं बड़े बड़े जिससे कि वो जगह घिर जाती है ना, कॉलेज विश्वविद्यालय या कुछ भी XYZ बन जाता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि आज से कम 5 साल पहले जहाँ खेती या कुछ और होता था तो वहाँ पर आज कुछ और होने लगा है, ठीक है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न लगाता है। भारत में की जनसंख्या बढ़ रही है और खाने की चीज़ें जो हैं वो घट रही हैं, याद रखना। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय होगा, याद रखना। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। तो 60 करोड़ लोग, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है जहाँ पर कम से कम बहुत सारी जो परसेंटेज जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है, याद रखना। तो 140 करोड़ की समथिंग जनसंख्या होगी भारत की, जिसमें से 60 करोड़ लोग जो हैं 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है ना।
इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें मित्रों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। तो भैया सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं जिससे कि जो किसान है वो खेती करने के लिए उत्साहित हो और उसको जितना से जितना हो सके लाभ भी पहुंचे, है ना, कठिनाई महसूस ना हो खेती बाड़ी में। तो सुनिए ध्यान से, इसका उत्तर है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कि देश के 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने के लिए खेती में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब पहला देखिए सरकार के द्वारा क्या किया गया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब जमींदारी प्रथा जो है उसको समाप्त कर दिया गया। तो किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया। आपने पता होगा जैसे कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने में इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है ना। तथा जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। खेतों की चकबंदी, पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी भी कर दी गई। तीसरा है कि हरित क्रांति, सरकार ने किसानों की अधिक उपज देने के लिए बीज उपलब्ध कराए जिससे कि अधिक अच्छी किस्म की जो है फसल उग सके। ठीक है, फोर्थ है प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किसानों द्वारा किसानों के लिए किया गया। सिंचाई परियोजना मतलब जहाँ तक पानी नहीं है वहाँ पर छोटी छोटी नहरें निकाल कर लोगों को पानी की सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिससे वो अपनी जो सिंचाई को है खेतों को सींच सके। और फसल बीमा मतलब अगर आपकी फसल किसी भी तरह से फसल खराब हो जाती है तो आपको उस फसल का मेहताना और भुगतान जो है बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। अगर इसको बाकी आप पढ़, मैं आपको केवल एक्सप्लेन करा रहा हूँ, आप बाकी इनको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके। अगला है सरकारी संस्थाएं, मतलब सरकारी संस्था मतलब बैंक वगैरह खोले गए किसानों के लिए अलग से, जिससे कि वो किसान वहाँ से ऋण लेकर कम ब्याज पर और अपनी खेती बाड़ी की जो क्रियाओं को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, और भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। वैश्वीकरण पहले आप समझ लीजिए कि क्या है। कि वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना, मतलब देशों का एक दूसरे से आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान और व्यवहारों का, संस्कृति का और लोगों का भी आदान प्रदान, याद रखना। ठीक है, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करता है चीज़ों का, तो हम इसे वैश्वीकरण की परिभाषा में रखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक दूसरे देश में आने जाने लगी जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकेंगी। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव हैं जो निम्नलिखित कौन कौन सी हैं। देखिए कि भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरतों को सामान खरीदने लगा, क्योंकि भारत में जो है गेहूँ वगैरह अच्छी मात्रा में उपजता है जिससे कि वो दूसरे देशों में गेहूँ को भेजने लगा। दूसरा है कि विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का उत्पादन अधिक होने लगा। ठीक है, दूसरे देशों में इन फसलों की मांग ज़्यादा हुई, जैसे चना हुआ, गेहूँ हुआ, तो भारत में इन फसलों की पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और लोगों को फायदा होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन गुणवत्ता व स्तर को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। ठीक है भैया, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन होने वाली चीज़ों को दूसरे देश में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या कि इनके प्रभाव भी, कुछ गलत प्रभाव भी हैं वैश्वीकरण के। ठीक है, क्या क्या कि विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सके तथा कृषि का काम छोड़कर मजदूर हो गए। वो याद रख, कृषि का काम उनको छोड़ने लगे, है ना, बंद कर दिया उनने, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो अच्छी, जैसे मैं आपको बताऊँ एक, जैसे कि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं खेती किसानी वाली वो विदेशों से आती हैं और बिल्कुल जैसे जो किसान दिन भर मेहनत से वो फसल काटते थे उनको मजदूरों को काम भी मिलता था, वो मशीनें 1 घंटे में करके चली जाती हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे हैं जो हैं कृषि पर निर्भर थे, तो वो अपन को काम खत्म हो गया।
विश्व के धनी निर्धन देशों से सस्ती अनाजों पर अनाज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश हैं वो विश्व के धनी देश वो गरीब देशों से सस्ते दामों पर अनाज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिक नहीं सके। ठीक है, और ये बाकी दो आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो हम चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर मित्रों, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।